अस्सलाम वालेकुम। क्लास हमने स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल करने स्टार्ट किए हुए थे और उसमें से हमने ये फर्स्ट 5 स्टेप्स पहले कर लिए थे। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मेरा ख्याल है आप लोगों को मिलते रहे हैं साथ साथ। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में ये किया था प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसमें हमने 3 स्टेटमेंट्स बनाई थी: इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड बैलेंस शीट। और मैं ये आपको दिखा भी देती हूँ, आपके सामने लास्ट टाइम बनाई थी। ये इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बनाई थी और बैलेंस शीट बनाई थी। और मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और उसका पर्पज़ ये होता है क्योंकि ये नेट इनकम जो यहाँ पे शो हो रही होती है ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का पार्ट बनती है। और इसको मैंने इस एरो से शो भी किया है, ये रेड कलर का जो आपको एरो शो हो रहा है कि ये नेट इनकम की जो वैल्यू है ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का पार्ट बनी है। रिटेन अर्निंग्स में 2011 का जो बैलेंस था, स्टार्टिंग बैलेंस, वो ज़ीरो था, उसमें नेट इनकम ऐड हुई और उसमें से हमने डिविडेंड्स को माइनस किया तो फिर ईयर एंड पे जितनी रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट हुई वो 25,000 समथिंग थी। उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट में बस एक चीज़ का एडिशन किया था कि रिटेन अर्निंग्स जो हमने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स के एंड पे कैलकुलेट की थी वो बैलेंस शीट का पार्ट बनती हैं। तो ये रेड एरो इसको शो भी कर रहा है। ये 25,942 स्टेटमेंट बैलेंस शीट स्टेटमेंट में इंक्लूड हो गया हुआ है और एंड पे हमने बैलेंस शीट को बैलेंस भी कर लिया था। तो ये जो एरोज़ हैं ये बेसिकली शो कर रहे हैं कि तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आपस में लिंक्ड है। सिमिलरली स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और बैलेंस शीट जो है ये आपस में लिंक्ड हैं और ये एरोज़ से शो भी हो रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये चूँकि कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे जो कि है क्लोजिंग एंट्रीज़ का। अब सबसे पहले तो ये कि क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं और इनको करने का पर्पज़ क्या है हमने वो देखना है। लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है जिसको समझना ज़रूरी है, वो है रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स का। जब हम अकाउंटिंग में बात करते हैं अकाउंट्स की आप लोगों को मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि अकाउंट्स क्या होते हैं। बैलेंस शीट में जितनी चीज़ें लिखी जाती हैं वो बैलेंस शीट अकाउंट्स कहलाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स कहलाते हैं। तो उन सारे अकाउंट्स में से कुछ अकाउंट्स जो हैं वो रियल अकाउंट्स कहलाते हैं और कुछ जो हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। अब रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिनके balances आर फॉर मैनी ईयर्स। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल जो बैलेंस शीट अकाउंट्स होते हैं उनको हम रियल अकाउंट्स कहते हैं क्योंकि उनमें जो बैलेंस होता है या उनकी जो अमाउंट होती है वो हर साल ख़त्म नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट अकाउंट्स में सपोज एसेट्स के अकाउंट्स हैं। अब एसेट्स में हमें पता है कि लैंड आता है, बिल्डिंग आती है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसेट्स अकाउंट की। अब लैंड अकाउंट, अगर आप कंपनी ने कोई एक लैंड परचेज़ की है तो वो साल गुजरने के साथ ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो कंपनी का एसेट है तो वो एसेट ही रहेगा। सपोज 50,000 की हमने लैंड परचेज़ की थी तो वो अगले 10 सालों में भी उसकी वैल्यू 50,000 ही रहेगी, वो बैलेंस शीट में लिखी ही रहेगी, वो कहीं ख़त्म नहीं हो जाती। सिमिलरली बिल्डिंग भी कंपनी का एसेट है और वो उसका बैलेंस हमेशा रहता है जब तक कंपनी रहती है, जब तक कंपनी इस लैंड या बिल्डिंग को सेल नहीं कर देती। एज़ कम्पेयर टू नॉमिनल अकाउंट्स वो होते हैं जिनके बैलेंसेस सिर्फ वंस ईयर के लिए होते हैं और जैसे ईयर क्लोज होता है वो उनमें जो बैलेंस होता है वो ज़ीरो हो जाता है। हुज बैलेंसेस आर ज़ीरो आफ्टर एवरी अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से अकाउंट्स होंगे जिनके बैलेंस जो हैं हर अकाउंटिंग पीरियड के बाद ज़ीरो हो जाते हैं? थोड़ा सा खुद अपने जहन पे जोर डाल के सोचें।
कि एक सपोज महीना ख़त्म हुआ है तो ऐसा कौन सा बैलेंस अकाउंट है जिसमें बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। ज़रा अपने घर के लिहाज से सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पूरे महीने में आपके पास जो रेवेन्यू था, जो कि इन द फॉर्म ऑफ सैलरी आ सकता है। सपोज़ हमारे घरों में, पहले मैं घर, आपको पता है घर से स्टार्ट करती हूँ, घर की एग्जांपल देती हूँ। सैलरी है, सपोज़ आपके फादर की सपोज सैलरी है, वो हर महीने की पहली तारीख को आती है और 30th को ख़त्म हो जाती है। दैट मीन्स रेवेन्यू या सैलरी का अकाउंट वो अकाउंट है जो हर अकाउंटिंग पीरियड के बाद जिसका बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह एक्सपेंस अकाउंट और डिविडेंड्स अकाउंट, ये 3 अकाउंट्स जो हैं ये नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं, या टेम्परेरी अकाउंट्स आप इनको कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि इन तीनों अकाउंट्स का बैलेंस जो है वो अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद ज़ीरो हो जाता है। जैसे कि डिविडेंड्स है, सपोज़ डिविडेंड्स कंपनी जो है वो डिक्लेयर करती है कि इस साल हमने इतने डिविडेंड्स पे करने हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो जब कंपनी ने वो डिविडेंड्स पे कर दिए, जिसको उसने पैसे देने थे दे दिए, तो डिविडेंड्स का अकाउंट तो खाली हो जाएगा, अब उसमें कोई अमाउंट नहीं है। इसी तरह जो खर्चे होने थे वो हो गए, साल ख़त्म हो गया, हमने वो बुक बंद करके रख दी, तो वो एक्सपेंसेस अकाउंट भी खाली हो गया। रेवेन्यूज़ थे जितने आए वो खर्च हो गए, रेवेन्यूज़ का अकाउंट भी खाली हो गया। तो ऐसे अकाउंट्स जिनका बैलेंस अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद ज़ीरो हो जाता है, उनको हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। और वो मोस्टली 3 अकाउंट्स हैं, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस का अकाउंट और डिविडेंड्स अकाउंट्स। ये 3 अकाउंट्स जो हैं ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं, जबकि ऐसे अकाउंट्स जिनका बैलेंस ज़ीरो नहीं होता विद द पैसेज ऑफ टाइम या हर अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद, उनको हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। और वो बैलेंस शीट के अकाउंट्स हैं मोस्टली, जैसे एसेट्स का अकाउंट है या ऑनर्स इक्विटी का अकाउंट है या कैपिटल का अकाउंट है, तो ये रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। इसमें एक और अकाउंट ऐड कर लें, रिटेन अर्निंग्स। ऑल्सो ये भी बैलेंस शीट का अकाउंट ही है, लेकिन एसेट्स का नहीं है, इस वजह से मैंने इसको मेंशन कर दिया है। रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट रियल अकाउंट है, क्योंकि साल गुजरने के बाद या अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद हम इसके बैलेंस को ज़ीरो नहीं करते, बल्कि इसका बैलेंस, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि साल के एंड पे ये इसका बैलेंस आया है, ज़ीरो तो नहीं है ना, इसकी कोई वैल्यू है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट का पार्ट बना दिए है। और बैलेंस शीट में भी ये रिटेन अर्निंग्स के नाम से ही है। इसका मतलब है रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बैलेंस ज़ीरो नहीं हुआ, और ज़ीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब है ये रियल अकाउंट है। जबकि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू में से हमने एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया और नेट इनकम को कैलकुलेट कर लिया, और ये नेट इनकम को भी हमने क्लोज कर दिया या ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज़ भी रिटेन अर्निंग्स में डाल दी। अब बैलेंस शीट में ना तो आपको कहीं रेवेन्यू का वर्ड नज़र आएगा, ना एक्सपेंसेस का वर्ड नज़र आएगा, ना नेट इनकम का वर्ड नज़र आएगा। तो ये सारे अकाउंट्स जो हैं ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं। रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड डिविडेंड्स, दीज आर दी नॉमिनल अकाउंट्स। और दोज अकाउंट्स हुज वैल्यूज या बैलेंसेज आर ज़ीरो आफ्टर एवरी अकाउंटिंग पीरियड। और रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जिनके बैलेंसेस जो हैं वो हर अकाउंटिंग पीरियड के बाद ज़ीरो नहीं होते, बल्कि नेक्स्ट ईयर में एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, तो उनको हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। और उनकी एग्जांपल जो है वो बैलेंस शीट अकाउंट्स हैं, और रिटेन अर्निंग भी एक बैलेंस शीट अकाउंट है, दैट्स वाई ये भी एक रियल अकाउंट है। तो अब आई होप ये नॉमिनल और रियल अकाउंट्स जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं क्लोजिंग एंट्रीज़ की तरफ कि क्लोजिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं। क्लोजिंग एंट्रीज़ ये होती हैं कि जो ये नॉमिनल अकाउंट्स में जो भी बैलेंस था, जैसे सपोज रेवेन्यू अकाउंट में बैलेंस है, एक्सपेंसेस अकाउंट में बैलेंस है, डिविडेंड्स अकाउंट में बैलेंस है, इन सारे बैलेंसेस को या नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस को हम शिफ्ट करते हैं इन रियल अकाउंट्स के बैलेंस में, क्योंकि हमने इन अकाउंट्स को क्लोज़ कर देना है या इनकी वैल्यूज़ को ज़ीरो करना है। हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए प्रैक्टिकली कर चुके हैं, लेकिन इनकी एंट्रीज़ अभी तक हमने नहीं की। इस वजह से हम ये एंट्रीज़ करना चाह रहे हैं अब,
ताकि हम थ्रू एंट्री ये दिखा सकें कि हमने इनको क्लोज़ कर दिया है, इनका बैलेंस ज़ीरो करके इनकी वैल्यूज़ को हमने शिफ्ट कर दिया है, इन वैल्यूज़ को हमने शिफ्ट कर दिया है इन रियल अकाउंट्स में, और इस पर्पज़ के लिए क्लोजिंग एंट्रीज़ की जाती हैं। तो अब इस साइड पे आ जाते हैं कि हमने क्लोज करना है रेवेन्यू के अकाउंट को, एक्सपेंसेस के अकाउंट को और डिविडेंड्स के अकाउंट को। इन 3 अकाउंट्स को हमने क्लोज करना है। जब हम रेवेन्यू के अकाउंट को क्लोज करते हैं तो इसके बैलेंस को हम शिफ्ट करते हैं इनकम समरी अकाउंट। इनकम समरी जो है ये एक और टेम्परेरी अकाउंट है जिसको सिर्फ यूज़ किया जाता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। तो जो रेवेन्यू का बैलेंस है वो इनकम समरी अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। मैं यहाँ पे एरो के थ्रू इसको शो कर देती हूँ। रेवेन्यू का जो अकाउंट है वो भी इनकम समरी अकाउंट में चला जाता है और जो एक्सपेंसेस हैं उनका बैलेंस भी इनकम समरी अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो दैट मीन्स कि हम क्लोजिंग एंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। जो रेवेन्यू का अकाउंट है उसको हम क्लोज करते हैं इनकम समरी अकाउंट, जो एक्सपेंसेस का अकाउंट है उनको भी हम क्लोज करते हैं इनकम समरी अकाउंट, और डिविडेंड का जो अकाउंट है उसको हम क्लोज करते हैं इन रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। तो डिविडेंड्स अकाउंट जो है वो क्लोज होता है इन रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। मैं यहाँ पे भी एरो लगा देती हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई बात नहीं समझ आई तो मेरे से पूछ सकता है। हमने अभी तक सिर्फ ये कहा है कि रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड डिविडेंड्स दीज आर टेम्परेरी और नॉमिनल अकाउंट्स, इनको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए हम एक और टेम्परेरी अकाउंट जनरेट करते हैं जिसको हम इनकम समरी अकाउंट कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकम समरी अकाउंट में क्लोज होते हैं और एक्सपेंसेस अकाउंट्स वो भी इनकम समरी अकाउंट में क्लोज होता है। और उसके बाद ये इनकम समरी अकाउंट जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये इटसेल्फ एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसको हम क्लोज करते हैं इन दिस रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। तो इनकम समरी में जो अकाउंट में जो भी बैलेंस आया हो उसको हम इस रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये रिटेन अर्निंग्स अकाउंट चूँकि रियल या एक्चुअल अकाउंट है, इसने इसका बैलेंस ज़ीरो नहीं होना या इसने नेक्स्ट ईयर में भी कैरी ऑन करना है। इस वजह से जो ये सारे बाकी के नॉमिनल अकाउंट्स हैं इनको हम क्लोज करते हैं इन रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रेवेन्यू, एक्सपेंसेस ये दोनों इनकम समरी अकाउंट में क्लोज होते हैं। इनकम समरी अकाउंट खुद टेम्परेरी अकाउंट है, लिहाजा ये रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में क्लोज होता है, और डिविडेंड्स जो हैं वो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में क्लोज होते हैं। तो और आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बाकायदा क्लोजिंग एंट्रीज जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अब हमने रेवेन्यू के अकाउंट को क्लोज करना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू अकाउंट में बैलेंस कितना है जिसको हमने क्लोज करना है। तो वो कहाँ से आएगा? ये हमने वही जो पहले इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है, यहाँ से जो हमने पिछले क्लास में इनकम स्टेटमेंट बनाई थी वहाँ से हम देखेंगे कि रेवेन्यूज़ कितने हैं। अब इस इनकम स्टेटमेंट में जो कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं ये 2 तरह के हैं। जब हमने लास्ट क्लास में इनकम स्टेटमेंट बनाई थी तब भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये 2 तरह के रेवेन्यूज़ हैं। अब इन दोनों को हम करेंगे ऐड। तो ये उस कंपनी का टोटल रेवेन्यू है। इसको क्लोज करने के लिए अब हमें ये पता है कि जो रेवेन्यू का बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ये क्लास में मैंने आपको बात एक्सप्लेन की हुई है कि रेवेन्यू में जो भी एंट्री की जाती है वो हमेशा क्रेडिट होती है और एक्सपेंसेस में जब भी एंट्री की जाती है तो वो हमेशा डेबिट होती है। तो सो दिस इज़ द क्रेडिट बैलेंस। जब हमने इसकी क्लोजिंग एंट्री करनी होती है
तो सबसे पहली दिस इज़ एंट्री नंबर 1। तो ये एंट्री जो है ये रेवेन्यू की क्लोजिंग एंट्री है। अब जब हम क्लोजिंग एंट्री करने लगते हैं तो रेवेन्यू जो है वो डेबिट हो जाता है, पहले क्रेडिट है। अब हमने अगर सपोज, चले मैं एक और सिंपल सी आपको बात समझा देती हूँ कि ये एक लेजर अकाउंट है। लेजर अकाउंट आपको पता है क्या होता है? लेजर अकाउंट है रेवेन्यू का, ठीक है। और इसमें हमने रेवेन्यू की टोटल वैल्यू कैलकुलेट की है कि इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो है वो 175,000 है, और ये आएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि 175,000 जो है वो या रेवेन्यू जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मेरे से पूछ ले। रेवेन्यू की ये 175,000 की अमाउंट कहाँ से आई है? ये उस इनकम स्टेटमेंट से आई है जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। और रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लिहाजा ये मैंने रेवेन्यू का लेजर अकाउंट बनाया है और इसको क्रेडिट साइड पे उसकी अमाउंट लिख दी है। अब अगर हमने इस अकाउंट रेवेन्यू जो अकाउंट है या रेवेन्यू का जो लेजर है इसका आंसर ज़ीरो करना है तो कैसे करेंगे? इस 75,000 में से हमें 75,000 माइनस करना पड़ेगा, फिर ही ये ज़ीरो होगा। और इसमें से माइनस कब होगा? जब हम इस बैलेंस को डेबिट कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। पहले क्रेडिट था, इसकी इक्वल अमाउंट अगर हम डेबिट कर देंगे तो टोटल बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है और मैंने आपको बताया हुआ है कि लेजर कैसे बनाते हैं और एंड पे उसका बैलेंस कैसे निकालते हैं, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करके। ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकता है। रेवेन्यू अकाउंट इज़ द क्रेडिट, इसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब हम उसकी इक्वल अमाउंट को डेबिट भी कर देंगे तो उसका टोटल बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। और यही हमारा पर्पज़ है कि हमने रेवेन्यू अकाउंट, चूँकि वो एक नॉमिनल अकाउंट है, उसके बैलेंस को हमने ज़ीरो करना है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी हमने क्लोजिंग एंट्री करनी है उसमें रेवेन्यू को हम डेबिट करेंगे। अब रेवेन्यू हमारे पास दो तरह का है, एक है रिपेयर सर्विसेज रेवेन्यू और रेंट रेवेन्यू। मैं यहाँ से कॉपी करके ले जाती हूँ। ये इसकी क्लोजिंग एंट्री हम करने लगे हैं। दो तरह के रेवेन्यूज़ हैं, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। एक है 172,000 और दूसरा आई थिंक है 3,000, दूसरे की वैल्यू। ये दोनों तो हो जाएंगे डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा, मैंने ये कहा था कि रेवेन्यू अकाउंट को इनकम समरी अकाउंट में क्लोज करते हैं, या रेवेन्यू अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा उसको इनकम समरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आएगा इनकम समरी अकाउंट और ये हो जाएगा क्रेडिट। तो इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट और उसकी अमाउंट होगी 175,000। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब देखें रेवेन्यू के जो दोनों चीज़ें हैं इनको हम ऐड करेंगे तो 175,000 बनेगा और ये डेबिट हुआ है, इस वजह से हमने इसको रेवेन्यू में ये डेबिट साइड पे लिखेंगे। और जब क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देंगे तो बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। और दूसरा हमें एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि होगा इनकम समरी का अकाउंट। तो यहाँ पे मैं इनकम समरी अकाउंट का लेजर बना देती हूँ और उसकी वैल्यू है 175,000 क्रेडिट की, तो मैंने उसमें क्रेडिट साइड पे ये वैल्यू डाल दी। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो आप लोग मेरे से बाद में पूछ सकते हैं। तो रेवेन्यू के लिए हमने क्लोजिंग एंट्री जो है वो कैसे की है? वो ऐसे की है कि रेवेन्यू को डेबिट कर दिया है और इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है और ये उनके अगेंस्ट दोनों के लेजर बना दिए हैं इस एंट्री के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने चूँकि रेवेन्यू को डेबिट किया है लिहाजा रेवेन्यू डेबिट साइड पे लिखा हुआ है और इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है लिहाजा इनकम समरी अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा।
दूसरी जो क्लोजिंग एंट्री है वो है हमारी एक्सपेंसेस की। तो अब हम वो करते हैं, दैट इज़ सेकंड नंबर की क्लोजिंग एंट्री और इसमें है एक्सपेंसेस की है। अब एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं, अगेन जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई थी हम उसी को यूज़ करेंगे। ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस की वैल्यू आएगी। तो मैं इनको सम कर लेती हूँ और ये सारे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन ये चूँकि हमारे पास माइनस में है तो आंसर माइनस आएगा। हम माइनस को इग्नोर कर देंगे। 135,058। तो दीज आर आवर टोटल एक्सपेंसेस। अब हमने जब इसको इसकी क्लोजिंग एंट्री करनी है तो हमें ये पता है कि एक्सपेंसेस जो हैं उनका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, वो डेबिट साइड पे लिखा जाता है। लिहाजा इसकी क्लोजिंग एंट्री करते हुए सारे एक्सपेंसेस को हम कर देंगे क्रेडिट। मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, सॉरी ये सारे को कॉपी करना पड़ेगा। और इन सब के साथ से मुझे माइनस साइन हटाना पड़ेगा। जब हम एंट्री कर रहे होते हैं जर्नल एंट्री तो हम साथ कोई साइन नहीं लगाते। ये तो मैंने वहाँ से कॉपी किया है तो इस वजह से साइन लगा हुआ था। एक्सपेंसेस जो हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, लेकिन जब हम क्लोजिंग एंट्री करने लगते हैं तो हम एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देते हैं और इनकम समरी अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। तो ये एक्सपेंसेस जो हैं ये सारे मैंने इधर लिख दिए और इनको मैं कर दूंगी क्रेडिट। ये क्रेडिट साइड पे शिफ्ट हो गए। डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा इनकम समरी अकाउंट और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू वो टोटल होगी जो हमने यहाँ एक्सपेंसेस टोटल किए थे 135,058 135,058। सो इनकम समरी अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उस कंपनी के वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इस क्लोजिंग एंट्री से रिलेटेड लेजर अकाउंट बनाते हैं। इनकम समरी अकाउंट हमारे पास पहले से है, हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट इसमें एंट्री करनी पड़ेगी और वो है 135,058 और ये है डेबिट साइड पे। पहले वाली एंट्री क्रेडिट साइड पे हुई है, ये वाली एंट्री होगी डेबिट साइड पे 135,058। ओके, ये वाली एंट्री होगी। और जो ये एक्सपेंसेस हैं इनके लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा एक न्यू। तो क्योंकि एक्सपेंस का लेजर हमारे पास पहले नहीं है तो हम एक न्यू लेजर बनाते हैं जो कि है ओवरऑल एक्सपेंसेस का। मैं सेपरेट से नहीं लिख रही, सारे एक्सपेंसेस पे एक अच्छा ही लेजर बना देते हैं। और मैंने आपको बताया है कि एक्सपेंसेस सॉरी इनकी वैल्यूज़ हम डिलीट कर देते हैं। अब एक्सपेंसेस का लेजर बनाया है, हमें यहाँ पता लग रहा है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं। तो जो भी इन सारी वैल्यूज़ का टोटल होगा जो कि है 135,058, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि ये इस एंट्री के अकॉर्डिंग इस जर्नल एंट्री में या इस क्लोजिंग एंट्री में क्रेडिट हो रहे हैं। लिहाजा हम इसको लिख देंगे क्रेडिट साइड पे 135,058। जबकि एक्सपेंसेस के अकाउंट में जो पहले डेबिट बैलेंस था, जैसे कि हमने रेवेन्यू अकाउंट में पहले बैलेंस लिखा हुआ था, पहले यही सारी चीज़ें डेबिट हुई थी और अब हो रही हैं क्रेडिट। एक अगर मैं आप लोगों को ये शीट दिखा दूँ, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है बुक में से जिसको देख के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी। तो यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट साइड नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें कि ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं रेंट एक्सपेंस, ये रेवेन्यू है सॉरी, ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस से लेके इनकम टैक्स एक्सपेंसेस तक ये सारे के सारे डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं।
लिहाजा इनका लेजर जब बनाएंगे तो इनका जो टोटल होगा वो भी डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, और ये जो कि मैंने ये यहाँ पे लिखा है, ये इस वजह से मैंने इनका टोटल डेबिट साइड पे लिखा है क्योंकि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ था। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से लेजर कैसे बनता है या लेजर से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये आप लोगों को पता है। तो पहले से इसका बैलेंस 135,000 था, वो डेबिट साइड पे था, लेकिन क्लोजिंग एंट्री करते हुए हमने इन सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया, लिहाजा इसका जो दूसरा बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। दैट्स वाई इसका जो टोटल बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा और एक्सपेंस अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा या इसमें कोई वैल्यू बाकी नहीं रहेगी। तो रेवेन्यू अकाउंट भी ज़ीरो हो गया, एक्सपेंसेस अकाउंट भी ज़ीरो हो गया, लेकिन इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस अभी रहता है करने वाला। इसको हम बैलेंस करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट को जब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है वो करके देख लेते हैं। माइनस दिस, तो इसका आंसर आता है 39,942, जो कि हमारी नेट इनकम है 39,942, क्योंकि नेट इनकम भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट की थी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, और यहाँ भी इनकम समरी अकाउंट में भी हम यही कर रहे हैं कि ये पहली क्रेडिट वाले साइड पे जो एंट्री थी ये रेवेन्यू की थी, ये वाली एक्सपेंसेस की है, और उसमें से हमने माइनस किया तो ये 39,942 ये हमारा इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं इनकम समरी अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री भी कर लेती हूँ और उसके बाद इस लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर दूँगी। अगर किसी की कोई कॉन्सेप्ट रह गया होगा अंडरस्टैंड करने वाला तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो थर्ड क्लोजिंग एंट्री जो है वो अब है रेवेन्यू अकाउंट भी क्लोज हो गया, एक्सपेंसेस अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो है कि हमने इनकम समरी की क्लोजिंग एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये इनकम समरी अकाउंट जो है ये भी एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, इसने भी रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में क्लोज होना है। तो अब हमने इस इनकम समरी अकाउंट के लिए क्लोजिंग एंट्री करनी है। तो दिस इज इनकम समरी क्लोजिंग एंट्री, इनकम समरी अकाउंट क्लोजिंग एंट्री। अब आप ये देखें कि हमने यहाँ इनकम समरी का लेजर बनाया है जब, तो इसका जो एंड रिज़ल्ट आया है वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ। अब अगर हम इसको ज़ीरो करना चाहते हैं तो हमें इस क्रेडिट बैलेंस को डेबिट करना पड़ेगा। तो हम इसको इनकम समरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और उसकी अमाउंट क्या होगी, उसकी अमाउंट होगी ये 39,942। तो इसको हम कर देंगे 39,942, ये हो जाएगा डेबिट। और क्रेडिट क्या करेंगे बताएं? क्रेडिट करेंगे रिटेन अर्निंग्स अकाउंट, क्योंकि इस इनकम समरी अकाउंट ने क्लोज होना है रिटेन अर्निंग्स में। तो रिटेन अर्निंग्स को हम क्रेडिट कर देंगे, और उसकी अमाउंट ओबियसली उसके इक्वल ही होगी 39,942। तो रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, इनकम समरी अकाउंट डेबिट। तो अब हम अगर इनका लेजर बनाएं तो इनका लेजर बनाते हुए अब इनकम समरी अकाउंट का लेजर हमारे पास चूँकि ऑलरेडी बना हुआ है और यहाँ पे इनकम समरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो मैं सॉरी यहाँ मैं इंसर्ट नहीं कर सकती, इस साइड डेबिट बैलेंस है तो मैं 39,942 को डेबिट कर दूंगी। और रिटेन अर्निंग्स का लेजर हमारे पास नहीं बना हुआ तो हमें रिटेन अर्निंग्स का लेजर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ रिटेन अर्निंग्स का लेजर बनाती हूँ, दैट इज़ रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स में हम एंट्री क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग्स में 39,942 और ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा 39,942। ओके,
तो हमने ये एक क्लोजिंग एंट्री या एक टाइप की क्लोजिंग एंट्री, बल्कि 3 टाइप्स की क्लोजिंग एंट्रीज हमने कर ली हैं। सिर्फ एक रहती है डिविडेंड्स वाली, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास के साथ करेंगे। अभी हम इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने किया क्या है आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर था हमारा अबाउट क्लोजिंग एंट्रीज़, एंड दिस इज़ द 7th स्टेप डूइंग क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। तो क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं? क्लोजिंग एंट्रीज ये होती हैं कि नॉमिनल अकाउंट्स, जो वो अकाउंट्स जिनका बैलेंस हर अकाउंटिंग पीरियड के बाद ज़ीरो हो जाता है, उसको हमने ज़ीरो करना होता है इस बैलेंस को। तो इन अकाउंट्स के बैलेंस को हम ट्रांसफ़र करते हैं इनटू रियल अकाउंट्स। जो बैलेंस शीट अकाउंट्स हैं वो रियल अकाउंट्स कहलाते हैं, और रियल अकाउंट्स में से रिटेन अर्निंग्स एक ऐसा रियल अकाउंट है जिसमें हम रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और डिविडेंड्स के अकाउंट या रिमेनिंग बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करते हैं। तो रेवेन्यू, एक्सपेंस और डिविडेंड्स को हमने क्लोज़ करना है या ख़त्म करना है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं। तो इन तीनों में जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इनटू रिटेन अर्निंग्स। और ये ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस क्या होता है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले हम एक और टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको इनकम समरी अकाउंट कहते हैं। उस इनकम समरी अकाउंट में हम रेवेन्यू की सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं, हम एक्सपेंसेस की सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ से इसका नेट कैलकुलेट कर लेते हैं, और इस अकाउंट को फिर हम रिटेन अर्निंग्स में क्लोज़ करते हैं, जबकि डिविडेंड्स को हम डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में क्लोज़ कर देते हैं। तो अब हमने क्लोजिंग एंट्रीज करनी स्टार्ट की थी। सबसे पहली एंट्री हमने रेवेन्यू के लिए की थी। रेवेन्यू की जो टोटल अमाउंट है वो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ली, या पीछे जो इनकम स्टेटमेंट बनाई थी वहाँ से ली, और वो थी क्रेडिट, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 175,000, और पहले ये क्रेडिट थी। अब इसके अकाउंट को हमने या इसके बैलेंस को ज़ीरो करना है, तो इस वजह से हमने इसको डेबिट कर दिया, और इसका जो भी बैलेंस था उसको हमने इनकम समरी अकाउंट जो कि एक टेम्परेरी अकाउंट है, हमने सिर्फ इसीलिए क्रिएट किया है कि हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज कर सकें। तो एक आर्टिफिशियल अकाउंट में या बॉक्स आप उसको कह लें, उसमें डाल दिया, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, इसको हमने डेबिट कर दिया। तो जब हमने लेजर में इसकी एंट्री की, रेवेन्यू के लेजर में या रेवेन्यू के टी अकाउंट में, तो वो 75,000 डेबिट, 75,000 क्रेडिट, तो इसका रिमेनिंग बैलेंस ज़ीरो हो गया। दैट मीन्स ये अकाउंट क्लोज हो गया है या ख़त्म हो गया है। फिर हमने एक्सपेंसेस की क्लोजिंग एंट्री की। एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट जो है वो थी, ये यहाँ पे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस की टोटल अमाउंट जो है वो 135,000 थी। ये भी कहाँ से आई? ये हमने इस इनकम स्टेटमेंट से ली, जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको ऐड करके, और वो था डेबिट बैलेंस 135,000। तो जब हमने इसकी क्लोजिंग एंट्री की तो हमने सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया है, तो और जो इनकम समरी अकाउंट था उसको डेबिट कर दिया। तो इसका टी अकाउंट बनाया, तो इसके सारे बैलेंसेस को हमने चूँकि क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया है, और इनकम समरी अकाउंट में जो ये 135,000 को हमने डेबिट किया था उसको डेबिट। उसके बाद जब हमने इनकम समरी में अकाउंट या इसके टी अकाउंट में एंट्रीज कर ली, तो अब हमने इनकम समरी अकाउंट को क्लोज़ करना है। इनकम समरी अकाउंट को क्लोज़ करने का तरीका ये है कि चूँकि यहाँ पे इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया था, तो इसको क्लोज़ करने के लिए अब हमें इनकम समरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो हमने इनकम समरी अकाउंट को डेबिट कर दिया है, और इसका बैलेंस चूँकि हमने रिटेन अर्निंग्स में डालना था तो रिटेन अर्निंग्स को हमने क्रेडिट कर दिया है। तो हमारा इनकम समरी अकाउंट भी ये बैलेंस होके ज़ीरो हो गया है, और रिटेन अर्निंग्स में ये वाली वैल्यू 39,942 ये रिटेन अर्निंग्स में आ गई है, जैसे कि हमने यहाँ पे